नमस्कार। आयुक्तालय की ज्ञान सुधा चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। ज्ञान सुधा चैनल समर्पित है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु और छात्र हित में यह चैनल आयुक्तालय के निर्देशानुसार विभिन्न विषयों की महत्वपूर्ण जो सामग्री है वो छात्र हित में यहाँ उपलब्ध करवा रहा है। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो हिंदी भाषा का इतिहास। इस पर महत्वपूर्ण तथ्य हम बात करेंगे परीक्षा उपयोगी। देखिए, जब हम असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी परीक्षा को देखते हैं, फर्स्ट ग्रेड हिंदी को देखते हैं, सेकंड ग्रेड हिंदी को देखते हैं, या कि राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा जो नेट और सेट हैं, यदि हम उनको देखते हैं तो ये एक महत्वपूर्ण विषय जो प्रथम विषय के रूप में ही उपविषय के रूप में ये समावेशित है, हिंदी भाषा का विकास क्रम। यदि हम सरल शब्दों में देखें तो भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है, और जब हम उस संदर्भ में हिंदी भाषा को देखते हैं तो हम बहुत सरल रूप से हम कह देते हैं कि वैदिक संस्कृत से होती हुई, लौकिक संस्कृत से गुजरती हुई, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से होती हुई हिंदी भाषा आकार प्राप्त करती है। लेकिन आखिर किन भाषिक पायदानों से गुजरती हुई, कौन से परिवर्तनों को अपने भीतर समावेशित करती हुई भाषा आज इस मुकाम तक पहुंचती है, इस भाषिक रूप तक पहुंचती है, ये जानना जरूरी है। देखिए, जब हम भाषा को देखते हैं तो भाषा के तत्व देखते हैं, या भाषा की आवश्यकता क्यों है, तो जो मनुष्य की जो भाविक चेतना है वो प्रकट होना चाहती है, और उसके लिए भाषा एक सशक्त माध्यम है। भाषा व्यक्त हो सकती है, भाषा अव्यक्त हो सकती है, लेकिन वो अभिव्यक्ति की प्राणद चेतना के रूप में सदैव मनुष्य के साथ रही है, और मनुष्य ने उसे इजाद किया है, उसे शब्द प्रदान किए हैं, वर्ण प्रदान किए हैं, और एक अभिव्यक्ति का माध्यम के रूप में उसे सदैव अपने साथ पाया है। यदि हम भाषा, विश्व की किसी भी भाषा को देखें, विश्व में लगभग 6000 भाषाएं बोली जाती हैं, और जब हम इन भाषाओं के विकास क्रम को देखते हैं, इनके इतिहास को देखते हैं, तो हम एक बात ये कह सकते हैं कि भाषा सदैव जटिलता से सरलता की ओर उन्मुख होती है। और भाषा की ये सरलीकरण की ये प्रक्रिया ये बताती है कि भाषा को व्याकरण के तटबंधों में नहीं बांधा जा सकता है। वो व्याकरण से मुक्त होकर निरंतर एक नया अस्तित्व वहां पर आकार लेती रहती है। मिसाल के तौर पर, यदि हम आज एक भाषा का व्याकरण लिखते हैं और 2 वर्ष बाद भाषा की स्थिति देखते हैं तो वहां पर चीजें बहुत अधिक बदल जाया करती हैं। तो ये एक भाषा की विशेषता है कि वो जटिलता से सरलता की ओर उन्मुख होती है। यदि हम भारतीय भाषा की बात करें तो जो भारतीय भाषा हैं वो भारतीय आर्य भाषाओं से उत्पन्न हुई है, और इस क्रम में यदि हम देखें तो जो संस्कृत है वो भारोपीय परिवार की भारत जो ईरानी शाखा है उसकी भारतीय आर्य शाखा और उपशाखा की प्राचीनतम भाषा के रूप में जानी जाती है संस्कृत, और भारतीय आर्य भाषाओं का विकास इसी संस्कृत से माना जाता है। जब हम भारतीय आर्य भाषाओं के विकास क्रम को देखते हैं तो इसका विकास जैसा कि हमने कहा संस्कृत से हुआ है, और इसका 3 चरणों में मोटे रूप से हम बांट सकते हैं, जिसमें जो पहला चरण है वो प्राचीन आर्य भाषाएं या प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं ये कहकर हम संबोधित करते हैं, और इसका जो समय है ये 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक ये जो समय है वो माना गया है। देखिए, ये जो हम आर्य भाषाओं का ऐतिहासिक विकास पढ़ेंगे, इस लगभग 3500 वर्ष की जो समयावधि है उसका पहला चरण है प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, और उसमें जो 2 उपविभाग वहां पर बांट सकते हैं, जिसमें वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। जब हम वैदिक संस्कृत की बात करते हैं तो जो वैदिक संस्कृत का जो समय है वो 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना गया है, और जो लौकिक संस्कृत का समय है वो 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना गया है। तो ये जो 1500 वर्षों का जो समय है वो इस प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं की परिधि में समावेशित होता है। तो इसी क्रम में यदि हम दूसरा सोपान देखें तो मध्यकालीन आर्य भाषाएं हैं, और उसका जो समय है वो भी लगभग 1500 वर्ष का है, और वो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का वो समय है।
इसके भी 3 सोपान का हम अध्ययन करेंगे, बल्कि 4 सोपान पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट। उसमें ये 1500 वर्ष की जो समयावधि है वो बांटी गई है। जैसे कि यदि हम पाली की बात करें तो वो 500 ईसा पूर्व से ईसवी तक, प्राकृत की बात करें तो ईसवी से प्रारंभ होकर 500 ईसवी तक, और अपभ्रंश और अवहट की बात करेंगे तो 500 ईसवी से प्रारंभ होकर लगभग 1000 ईसवी का जो समय है वो उसमें रखा गया है। तीसरा जो है वो है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं अपभ्रंश के क्षेत्रीय रूपों से विकसित हुई है, और इसका जो समय है वो 1100 ईस्वी से अब तक का माना जाता है, जिसमें यदि हम देखें तो हिंदी, बांग्ला, उड़िया, असमिया, मराठी, गुजराती, ये तमाम जो भाषाएं हैं वो इसमें समावेशित हैं। आधुनिक आर्य भाषाओं का अध्ययन हम बाद में हम करेंगे विस्तार से, लेकिन आज जो हम ले रहे हैं वो कि हिंदी का ऐतिहासिक विकास क्रम आखिर कहाँ से शुरू होता है और वो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं से कैसे होता है, और वहां पर किस प्रकार का अंतर हमें देखने को मिलता है। देखिए, यद्यपि ये विषय आप 12वीं कक्षा से पढ़ रहे हैं और फिर स्नातक प्रथम वर्ष और स्नातकोत्तर में भी ये विषय है, और इसीलिए प्रतियोगी परीक्षाओं का विषय भी है, क्योंकि जो जड़ें हैं वो तो स्नातक और स्नातकोत्तर में वहां मिलती है, और इस विषय का हमें परीक्षापयोगी दृष्टि से सूक्ष्म अध्ययन करने की आवश्यकता है। तो जब हम वैदिक संस्कृत, जो कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का जो पहला चरण है, वैदिक संस्कृत की बात करते हैं और उसके समय को पाते हैं कि 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का जो समय है, तो उसमें 4 वेद लिखे गए हैं, जो जिसे संहिताएं कहा गया है, वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं। और ऋक, साम, यजुर और अथर्व, ये जो संहिताएं हैं, इसमें ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। और ब्राह्मण ग्रंथों में यदि प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथों को देखें तो ऐत्रेय, शतपर, तांगे जैसे जो ब्राह्मण ग्रंथ इसमें लिखे गए हैं। आरण्यक लिखे गए हैं, ऐत्रेय और बृहदारण्यक जैसे आरण्यक। उपनिषद की बात करें तो ईश, केन, कठ और प्रश्नोपनिषद जैसे उपनिषद लिखे गए हैं। और इसी क्रम में यदि हम देखें, जब हम संहिताओं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, ये 4 इसमें लिखे गए हैं। और उपनिषद जो है वैदिक साहित्य के अंतिम सोपान कहे जाते हैं। ये प्रश्न भी बनता है कि वैदिक साहित्य का अंतिम सोपान किसे कहा जाता है। इतिहास के विद्यार्थी इसे बहुत अधिक समझते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर विस्तार में नहीं जा रही हूँ। जो दूसरा चरण यदि हम देखें तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का वो लौकिक संस्कृत ठहरता है, और वो 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व का वो समय है। देखिए, 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व का ये जो समय है, लगभग 500 वर्षों का जो समय है, उसमें लौकिक संस्कृत वहां पर आती है। और लौकिक संस्कृत को जहां हमने अभी लौकिक साहित्य लिखा है, उसमें महाकाव्य रचे जाते हैं, पुराण रचे जाते हैं, नीति कथाएं आती है, गद्य साहित्य वहां पर रचा जाता है, ये नाना सर्जना होती है। वह काव्यात्मक साहित्य रचा जाता है। गद्य साहित्य की हम बात करें तो काव्यात्मक और नाट्य साहित्य, दोनों साहित्य वहां पर मिलते हैं। तो इसीलिए हमने इस समूचे लौकिक साहित्य को, लौकिक संस्कृत साहित्य को अध्ययन सौलभ्य, अध्ययन की सुलभता की दृष्टि से यदि हम देखें तो 5 भागों में हम इसे बांट सकते हैं। और पहला भाग जो आता है वो महाकाव्य और पुराण। तो महाकाव्य कौन से हैं? यदि भारतीय जनमानस की बात की जाए तो 2 महाकाव्य है, जिसमें रामायण और महाभारत। वाल्मीकि कृत रामायण और व्यास कृत महाभारत, जिसे कि जय संहिता भी कहा जाता है, ये महाकाव्य की श्रेणी में आते हैं। रामायण की बात हम जानते हैं कि बृहदाकार ग्रंथ है, जिसमें 7 कांड है और लगभग 24,000 श्लोक समावेशित हैं। दूसरा जो हम भेद करते हैं वो नीति कथाओं के रूप में है, और यहाँ पर हम पंचतंत्र, हितोपदेश, बृहत कथा, कथा सरित सागर और बेताल पचीसी, जिसे कि बेताल पंचविंशतिका भी कहा जाता है, वो नीति कथाओं में के रूप में लिखी गई और वो लौकिक संस्कृत में उनकी सर्जना हुई है। इसी तरह गद्य साहित्य और आख्यान साहित्य जो है वो, उसमें भी गद्य का प्राचुर्य संस्कृत साहित्य में देखा जाता है, विपुल रूप में सर्जना हुई है लौकिक संस्कृत में गद्य साहित्य की भी। जब हम कलात्मक साहित्य की बात करते हैं तो संस्कृत साहित्य के इतिहास में ये एक महत्वपूर्ण देन है, जहां पर यदि हम इन रचनाओं को देखें, काव्यात्मक रचनाओं को देखें, तो कालिदास का जो ऋतुसंहार है,
कुमार संभव, रघुवंश और मेघदूत ये काव्य है। और साथ ही मालविका अग्निमित्रम, विक्रमो वंशीय और शाकुंतल नाटक की जो संरचना है, इन नाटकों की जो संरचना है वो लौकिक संस्कृत में हमें दिखाई देती है। इसी तरह माघ का शिशुपाल वध, श्रीहर्ष का नैषद चरित और कुमारदास का जानकी हरण ये भी लौकिक संस्कृत में रचे गए हैं। और यदि हम अन्य वाङ्मय, लौकिक वाङ्मय में अन्य ग्रंथों की बात करें तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है और साथ ही जो कामशास्त्र जो रचना है वो भी लौकिक संस्कृत में रची गई है। तो ये तो हमने मोटे तौर पे देखा कि वैदिक वाङ्मय में क्या लिखा गया, लौकिक साहित्य में क्या लिखा गया। लेकिन आखिर वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य में अंतर क्या है? यदि हमें यह जानना है तो मूल अंतर तो आता है कि धर्म के रूप में ही अंतर है। यद्यपि वहां पर सविता आदि, सूर्य का और विभिन्न इंद्र आदि देवताओं का जिक्र मिलता है, लेकिन यदि हम देखें तो वैदिक धर्म जो है वो यज्ञ प्रधान है, यज्ञ प्रधान वो धर्म मिलता है। साथ ही यदि हम ये देखें कि लौकिक साहित्य में जो धर्म है वो भक्ति प्रधान है, वहां पर अवतारवाद की बात मिलती है। यदि हम लौकिक साहित्य में देखें तो ये एक अंतर वहां पर दिखाई देता है। साथ ही यदि भाषिक अंतर देखें तो वैदिक संस्कृत में एक लेट लकार मिलता है जो कि लौकिक संस्कृत में नहीं दिखाई देता है, वो पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाता है। वैदिक संस्कृत चूंकि मंत्रोच्चार की भाषा थी तो वहां स्वराघात की प्रवृत्ति बहुत अधिक देखी जाती है, जबकि जो लौकिक संस्कृत में स्वराघात की विशेषता वहां पर पूर्ण रूपेण समाप्त हो गई। तो ये भी एक महत्वपूर्ण अंतर है परीक्षापयोगी दृष्टि से। वैदिक संस्कृत की बात करें तो वो मूलतः धार्मिक है, जबकि लौकिक संस्कृत का जो वर्ण विषय है, जैसे कि हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं या कामशास्त्र की बात करते हैं या विभिन्न नाटक जो लिखे गए, तो लौकिक जीवन से संबंधित भी लौकिक संस्कृत का वर्ण विषय रहा है, केवल और केवल धर्म नहीं रहा है। जबकि वैदिक संस्कृत का जो विषय है वो एकमेव धर्म रहा है। वैदिक संस्कृत में देखिए ळ और लह ये जो ध्वनियां हैं वो समावेशित थी, जबकि लौकिक संस्कृत में ये ध्वनियां लुप्त हो गई। वैदिक संस्कृत में 3 लिंग थे, जिसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग ये लिंग व्यवस्था थी, तो नपुंसकलिंग वहां समाप्त हो गया। इसी तरह जो वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तो वहां पर द्विवचन पूर्ण रूपेण समाप्त हो गया। तो ये अंतर वहां पर दिखाई देता है। अन्य यदि हम बातें देखें तो देखिए भारतीय आर्य भाषा जो है उसमें वो हमेशा लचीली रही है, तो उसमें एतद्देशीय अर्थात जो देशज भाषाओं के जो शब्द हैं, लोक भाषाओं के जो शब्द है वो तो उसमें समावेशित करती ही है, साथ ही उसने विदेशी भाषाओं के शब्द भी आवश्यकता अनुसार ग्रहण किए हैं, चाहे वो फारसी हो या अन्य भाषाओं के शब्द हो। तो आर्य भाषाओं की एक विशेषता रही है कि वो श्लिष्ट यौगिक प्रवृत्ति की रही हैं। और एक और यदि हम तथ्य देखें तो जो भारतीय आर्य भाषा में जो मूर्धन्य वर्ण हैं, जब हम कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ्य इन वर्णों की बात करते हैं तो टठ ढढ़ जो मूर्धन्य वर्ण है वो बराबर मिलते रहे हैं भारतीय आर्य भाषाओं में, ये एक विशेषता कही जा सकती है। तो यदि हम इसी क्रम में भारतीय आर्य भाषाओं के क्रम में हिंदी भाषा के विकास क्रम को देखते हैं तो विद्वानों में बहुत अधिक मतभेद है कि कुछ वो जो तृतीय सोपान पर बात आती है, यद्यपि बात हम आगे करेंगे, तो कुछ अपभ्रंश से हिंदी का विकास मानते हैं, तो कुछ जो है वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, पुरानी हिंदी ये विकास क्रम मानते हैं। तो बहरहाल ये बात हम बाद में देखते हैं। लेकिन जो दूसरा सोपान है मध्यकालीन आर्य भाषाएं, और जिसका समय हमने माना है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, उसका क्या विभाजन है, उसके क्या उप विभाजन किए हैं भाषा वैज्ञानिकों ने, हम उस पर बात करेंगे। तो देखिए ईसा पूर्व जो 500 से लेकर 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक का जो समय वो मध्य युग कहा जाता है। और यदि हम अंग्रेजी भाषा वैज्ञानिकों की बात करें, ग्रेसन आदि की, तो वो इसे प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत इन विभागों में, उप विभागों में बांटते हैं। प्रथम प्राकृत को ही पाली कहा गया है, जिसका समय 500 ईसा पूर्व से ईस्वी तक माना गया है। द्वितीय प्राकृत को प्राकृत कहा गया है और इसका समय ईस्वी से 500 ईस्वी तक माना गया है।
तृतीय प्राकृत जो है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक है, जिसे अपभ्रंश और अवहट्ट काल भी कहा जाता है। तो ये जो 1500 वर्ष की ये भी समयावधि है, उसे 3 सोपानों में बांटा गया है। तो यदि हम मध्यकाल के प्रथम चरण की बात करें और उसमें हम पाली की बात करें तो उसमें उसे अक्की प्राकृत भी कहा जाता है। और मध्यकालीन आर्य भाषाओं का विकास जिस भाषा से हुआ उसे भी हम पाली कहते हैं और इसका समय 500 ईसा पूर्व से ईस्वी तक माना गया है। तो पाली भाषा को सिंघल द्वीपी जो लोग हैं वो मागधी भी कहते हैं। और इसके जो मूल ग्रंथ है तो बौद्ध धर्म के मूल ग्रंथ है, जिसमें त्रिपिटक जो है, जिसमें बुद्ध वचन कहे जाते हैं, टीकाएं हैं और जो कथा साहित्य है और काव्यकोश व्याकरण आदि इसमें समावेशित इसमें मिलते हैं। तो उन ग्रंथों की बात की जा सकती है। और साथ ही यदि हम बात करें मध्यकाल के मध्य में तो जैन प्राकृत और महाराष्ट्री आदि जो साहित्यिक जो प्राकृतें हैं वो इसमें समावेशित होती हैं। तो ये एक बात यहाँ पर जान पड़ती है। देखिए, वैदिक कालीन जो लोक भाषा थी वही धीरे धीरे विकसित होती हुई जो पाली के रूप में प्राचीन पाली तक पहुंचती है और वहीं से बाद में प्राकृत का जन्म होता है। यही विकास क्रम हमें देखना है। इसी यदि हम देखें तो इसी साहित्यिक प्राकृत के जो 5 रूप मिलते हैं, जिसमें शौरसैनी, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री और पैशाची, ये रूप वहां पर दिखाई देते हैं। तो पाली भाषा की हमने बात की, बौद्ध ग्रंथ वहां पर, त्रिपिटक वहां पर लिखे गए जिसमें जिन्हें और अनुपिटक ये उसमें रचे गए। और प्राकृत की बात यदि हम करें तो जो प्रकृति के अनुरूप है, जो सहज है, वो प्राकृत के रूप में जानी जाती है। और यदि हम भाषिक दृष्टि से देखें तो जो जैन प्राकृतों के प्रमुख जो आर्ष हैं वो अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं और श्वेतांबर संप्रदाय के जो अंग उपांग हैं वो भी इसी में अर्धमागधी में वहां पर मिलते हैं। तो ये एक बात वहां पर देखी जाती है। पाली के बाद प्राकृत की बात कर रहे हैं और साहित्यिक प्राकृतें क्या थी, तो ये विभिन्न प्राकृतों की जो लोक भाषाएं थी जो कि समय समय पर साहित्यिक भाषा के रूप में के पद पर वो कायम रहती हैं, वो साहित्यिक प्राकृतें कहलाती हैं। तो इसी क्रम में यदि हम देखें तो 5 प्राकृत हैं, जिसमें शोरसेनी प्राकृत को यदि हम देखते हैं तो जो शोरसेनी जो शूरसेन क्षेत्र में विकसित होती है वो शोरसेनी प्राकृत है। और ये प्राकृत कौन से साहित्य में, तो संस्कृत के नाटकों में जो स्त्रियों और मध्यम पुरुषों की जो भाषा है, मध्यम वर्ग की जो भाषा एक तरह से ये भी कह सकते हैं, वो शोरसेनी प्राकृत वहां पर दिखाई देती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण है महाराष्ट्री प्राकृत, विपुल साहित्य की सर्जना होती है महाराष्ट्री प्राकृत में। और यदि हम देखते हैं तो काव्य, विशेषकर जो जितने भी गीति काव्य जो रचे गए हैं वो महाराष्ट्री प्राकृत में रचे गए हैं। जो हालकृत गाथा सप्तशती है, जिसे कि गाहा सप्तशती भी कहा जाता है, वो महाराष्ट्री प्राकृत में है। प्रवरसेन का जो सेतुबंध या रावण वहो जो ग्रंथ है वो महाराष्ट्री प्राकृत की श्रेष्ठ रचनाएं कही जाती है। तो महाराष्ट्री प्राकृत में विपुल साहित्यिक सर्जनाएं हुई है और ये इस दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्राकृत माना जाता है। अर्धमागधी जो प्राकृत है वो शोरसेनी और मागधी के बीच की स्थिति माना जाता है। और जो पेशाची है जिसमें गुणाढ्य की वृहत कथा लिखी गई है वो पेशाची अपभ्रंश की महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें यदि हम बाद में देखें तो पंजाबी जो भाषा है, जो लहंदा है, वो सारी इसी अपभ्रंश से विकसित होती है। तो यदि हम मोटे तौर पे देखते हैं तो लौकिक प्राकृत से ही आगे चलकर लगभग 500-600 ईस्वी में जो लोक भाषा विकसित होती है वो अपभ्रंश कहलाती है। तो प्राकृत के हमने 5 रूप देखे और इसके बाद जो 500 ईस्वी के बाद का जो समय आता है उससे जो लोक भाषा विकसित होती है, एक साहित्यिक भाषा होती है एक समय की, एक राजभाषा होती है और एक लोक भाषा। तो जो लोक भाषा विकसित हुई उसे हम अपभ्रंश कहते हैं। तो 500-600 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक का जो समय है वो हम अपभ्रंश और अवहट्ट का काल मान रहे हैं। देखिए, अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या है? पतन, जो बिगड़ा हुआ है, जो गिरा हुआ है, वो अपभ्रंश है। तो भाषिक दृष्टि से जो भाषा का गिरा हुआ रूप, लेकिन यहाँ भाषा का गिरा हुआ रूप नहीं, तो प्राकृत भाषा से विकसित
भाषा विशेष का जो साहित्य है वो अपभ्रंश साहित्य के रूप में जाना जाता है। और अपभ्रंश के रूप में भाषिक दृष्टि से प्राकृत से जिस भाषा का विकास हुआ वो अपभ्रंश भाषा है, हम ये कहेंगे। और यदि हम देखें, ये प्रश्न बनता है चूंकि कि अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर मिलता है, तो वो पतंजलि कृत महाभाष्य में इसका प्रयोग देखा जाता है। तो ये एक बात। अपभ्रंश का समय यदि हम देखें तो वो 500 से 1000 ईस्वी तक का ठहरता है। अपभ्रंश का समय मोटे तौर पर यद्यपि हमने 1100 ईस्वी तक लिखा है तो वो अवहट की भी हम बात कर रहे हैं, तो मोटे तौर पर जो अपभ्रंश का जो समय है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक ठहरता है। अपभ्रंश के साहित्य का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है, यदि हम ये देखें तो अपभ्रंश के साहित्य का प्रारंभ जो 8वीं शताब्दी में माना जाता है और स्वयंभू से माना जाता है अपभ्रंश साहित्य का प्रारंभ। यदि प्रसिद्ध अपभ्रंश साहित्यकार जो हेमचंद्र की बात करें, जिनका शब्दानुशासन ग्रंथ है वो 12वीं शताब्दी के माने गए हैं और अपभ्रंश के प्रमुख व्याकरण जो हैं वो माने गए हैं। इसी क्रम में यदि हम देखें तो जो 14वीं शताब्दी है उसमें जो ज्योतिरेश्वर ठाकुर हैं उनका ग्रंथ वर्ण रत्नाकर है, ये ध्यान रखना है आपको, परीक्षा उपयोगी है, पूछा जाता है। उसमें वो अपभ्रंश के लिए अवहट्ट शब्द का प्रयोग करते हैं, व्याकरण है ये, और अपभ्रंश के लिए उन्होंने अवहट्ट शब्द का प्रयोग किया है। इसी तरह विद्यापति जो है, जिनका ग्रंथ कीर्तिलता है, उसमें वो अवहट्टा कहकर, वो भी अवहट्टा कहते हैं और अपभ्रंश को संबोधित करते हैं। वो लिखते हैं देसिल बैना सब जन मिठा ते तेसन जंपऊ अवहट्टा, कि जो अपने देश के लोगों को अपनी भाषा बहुत अधिक मीठी लगती है, इसीलिए मैंने अवहट्ट में इस ग्रंथ की रचना की है, तो वो अवहट्टा कहते हैं। और कीर्तिलता की जो भाषा है उसे भी अवहट्टा कहा जा सकता है। तो अब ये अवहट्ट क्या है, तो देखिए परिनिष्ठित जो अपभ्रंश रही है, जो एक समय पर साहित्यिक अपभ्रंश के पद पर विराजमान रही है, उसमें जब देशी बोलियों का मिश्रण हुआ, वो जब लोकोन्मुख हुई, जो वो जब लोक में उतरी, तो उससे जिस भाषा और साहित्य का विकास हुआ उसे अवहट्ट कहा गया। देखिए नेट लगभग 2008, 11, 14, 15 सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है कि अवहट्ट क्या है। तो परिनिष्ठित अपभ्रंश में देशी बोलियों के मिश्रण से जिस भाषा का रूप विकसित हुआ उसे अवहट्ट कहा गया। विद्यापति इसे ही अवहट्टा कहते हैं, जैसा कि हमने देखा। और जो ज्योतिरेश्वर ठाकुर है वो वर्ण रत्नाकर में इसी अपभ्रंश के लिए अवहट्ट शब्द का प्रयोग भी करते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल आता है। अब अपभ्रंश के बाद कुछ लोग पुरानी हिंदी का चरण मानते हैं, और यदि हम देखें तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिन्होंने कि उसने कहा था जैसी महत्वपूर्ण कहानी लिखी, प्रारंभिक कहानियां, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी वो कहते हैं कि जो अपभ्रंश का जो परवर्ती रूप है वही पुरानी हिंदी है। तो अपभ्रंश का परवर्ती रूप अवहट्ट कहलाया, तो उसे ही वो पुरानी हिंदी या प्रारंभिक हिंदी भी कह रहे हैं। ये प्रश्न भी पूछा गया है नेट इत्यादि परीक्षाओं में कि जो पुरानी हिंदी किसने संज्ञा दी है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी अपभ्रंश के परवर्ती रूप को पुरानी हिंदी की संज्ञा देते हैं। इसी तरह यदि हम बात करें तो पुरानी हिंदी की स्थिति कैसी है, तो वो अपभ्रंश, अवहट्ट और मध्यकालीन हिंदी की बीच की है। अपभ्रंश, अवहट्ट और मध्यकालीन हिंदी के बीच की बताई गई है, मतलब जब अवधि और ब्रज की बात आ जाती है, और साथ ही जो 11वीं 12वीं शताब्दी में अपभ्रंश साहित्य, उसके बीच में कहीं अवहट्ट, जहाँ कीर्तिलता जैसी रचनाएं आती है, वो समय अवहट्ट का माना है। और यदि हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो वो अवहट्ट और अपभ्रंश का भेद ही नहीं मानते, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। और वो इसे अपभ्रंश ना कहकर, चूंकि प्राकृत से विकसित हुई है, तो वो प्राकृताभास हिंदी इसे एक नई संज्ञा से नवाजते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। आगे यदि हम देखें तो चूंकि अपभ्रंश, अवहट्ट और पुरानी हिंदी, ये क्रम हम देख रहे हैं, तो अपभ्रंश के कुछ भेद किए हैं, ये प्रश्न भी बनता है। अपभ्रंश के 3 भेद माने जाते हैं, जिसमें उपनागर, आभीर और ग्राम्य, ये अंचल के आधार पर ये भेद किए गए हैं, जिसमें उपनागर, आभीर और ग्राम्य रूपों को हम देखते हैं। देखिए अपभ्रंश में एक तरह से प्राकृत की जो सभी ध्वनियां जो हैं वो वहां पर मिलती हैं, और ध्वनि विषयक जो विकार हैं, स्वर विकार और जो व्यंजन विकार हैं,
वो अपभ्रंश में मिलता है। तो भाषिक दृष्टि से ये देखना होगा। तो एक तरह से स्वर और व्यंजन की जो व्यवस्था है वो अपभ्रंश में दिखाई देती है। और यदि हम इस क्रम में डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की बात करें तो वो जो और सुनीति कुमार चाटुर्जे, ये दोनों ही अपभ्रंश के साथ भेद मानते हैं। और वहां पर यदि हम देखें तो शोरसैनी, पैशाची, ब्राह्मण, खस, महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मागधी, ये 7 उन्होंने अपभ्रंश के भेद माने हैं जिनसे कि आधुनिक भाषाएं निकली हैं, भारतीय आर्य भाषाएं निकली हैं। तो जब हम शोरसैनी की बात करते हैं, देखिए हर एक जो अपभ्रंश है उससे प्रश्न बन रहा है। शोरसैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती निसृत हुई है। पैशाची से लहंदा, पंजाबी। देखिए ये शोरसैनी अपभ्रंश से बहुत अधिक प्रभावी है। शोरसैनी अपभ्रंश, जैसा कि हमने बात की, शूरसेन प्रदेश में बोली जाने वाली जो अपभ्रंश है, प्राकृत, जिससे कि अपभ्रंश का रूप विकसित हुआ है। ब्राह्मण की यदि हम बात करें तो सिंधी जो भाषा है वो ब्राह्मण अपभ्रंश से निकली है। इसी तरह महाराष्ट्री प्राकृत से महाराष्ट्रीय अपभ्रंश और फिर महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी भाषा का विकास हुआ है। अर्धमागधी की बात करें, जहाँ जैन साहित्य की बात आती है, विपुल साहित्य लिखा गया है, उससे पूर्वी हिंदी जिसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी जैसी बोलियां समावेशित है वो निकलती हैं। और मागधी से बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया, ये भाषाएं निकलती है। तो यद्यपि हम हिंदी की उपभाषाओं और बोलियों पर बात बाद में करेंगे, लेकिन अपभ्रंश से ये बोलियां निकली हैं। चाहे हम पश्चिमी हिंदी की बात करें तो शौरसैनी से, पैशाची की बात करते हैं तो लहंदा और पंजाबी जो है वो निकली है। ब्राह्मण जो है वो सिंधी, खस जो है उससे पहाड़ी, जब कुमायूनी और गढ़वाली की बात करेंगे तो खस अपभ्रंश से निकली है। महाराष्ट्री से मराठी और अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी जिसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी समावेशित हैं वो निकली है। और मागधी की जब हम बात करते हैं तो बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया, ये वहां पर निसरत होती है। अब बात करते हैं कि अपभ्रंश की व्याकरणिक विशेषताएं क्या रही हैं। तो देखिए उसमें यदि हम बात करें तो उकार बहुला भाषा है, एक तो ये कहा जा सकता है। और अपभ्रंश को ही जो किशोरीदास वाजपेयी है णा भाषा कहते हैं। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, महत्वपूर्ण तथ्य है, पूछा गया है णा भाषा अपभ्रंश को किसने कहा है, तो किशोरीदास वाजपेयी ने कहा है। अपभ्रंश की व्याकरणिक विशेषताओं में देखते हैं तो प्रतिपादकों की जो विविधता है, जो अंतिम जो व्यंजनार्थ की जो प्रवृत्ति है वो वहां पर समाप्त हो गई। जैसे जगत को जग, मानस को मण, इस तरह कहने की प्रवृत्ति अपभ्रंश में दिखाई देती है। ये हमें पता है, ये तो वैदिक संस्कृत के बाद ही लुप्त हो गया। तो लिंग विधान सुरक्षित रहा, परंतु जो नपुंसक लिंग है वो पूर्ण रूपेण समाप्त हो गया। इसी तरह यदि हम देखते हैं तो संस्कृत की जो 21 और जो प्राकृत की 12 विभक्तियां थी वो अपभ्रंश में केवल और केवल 6 रह जाती है। ये वाली बात हम देखते हैं। परसर्गों का उदय देखने को मिलता है और स्वार्थिक जो प्रत्यय है वो अंग, उसकी बहुलता इसमें अपभ्रंश में देखने को मिलती है। तो ये जो हिंदी की विकास यात्रा है, ये भारतीय आर्य भाषा, जिसमें प्राचीन भारतीय आर्य भाषा से लेकर हम मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा तक की हमने बात की, और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किस प्रकार अपभ्रंश तक होता है ये हमने देखा। जो प्रश्न बीते वर्षों में पूछे गए हैं उनमें से कुछ प्रश्नों का चयन किया है। वर्ण रत्नाकर के लेखक कौन है? 4वीं शताब्दी में रचना होती है इस ग्रंथ की, ज्योतिरीश्वर ठाकुर है। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग महाभाष्य में होता है। अवहट्ट भाषा क्या है? तो परवर्ती अपभ्रंश कहा है कुछ ने इसको, कुछ ने पुरानी हिंदी कहा है। पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ है? तो शौरसैनी अपभ्रंश से माना गया है, जिसमें राजस्थानी, गुजराती जैसी जो भाषाएं हैं वो समावेशित हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो दामोदर शर्मा उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ के रचयिता हैं। और जो पहाड़ी भाषाएं हैं किस अपभ्रंश से विकास पाती हैं? तो वहां हम खस अपभ्रंश की बात करेंगे। इसी क्रम में यदि हम देखते हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, जिनका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से होता है, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अवधी की जब बात करें, हालांकि विस्तार से चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे, तो अवधी का जो दूसरा नाम है वो बेसवाड़ी वो मिलता है। इसी तरह देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? प्रश्न पूछा गया है। जयभट्ट के शिलालेख पर यह उल्लेख मिलता है। लहंदा और पंजाबी का विकास पैशाची अपभ्रंश से होता है। और
अपभ्रंश भाषा का जो प्राचीनतम रूप है वो जैन साहित्य, जब हम स्वयंभू आदि 8वीं शताब्दी से ही बात कर रहे हैं तो जैन साहित्य में मिलता है और प्रथम वहां पर कभी हम स्वयंभू को पाते हैं। प्राकृत जो भाषा है उसके प्रमुख व्याकरण कौन रहे हैं, तो वो वर रुचि रहे हैं। देखिए, व्याकरण जो भाषा की नियमावली सैद्धांतिकी से संबंधित जो ग्रंथ है वो व्याकरण कहलाता है, और जो भाषा की व्याकरण की जो सर्जना करता है वो व्याकरण कहलाता है। तो प्राकृत भाषा के प्रमुख व्याकरणिक कौन रहे हैं, वो वर रुचि रहे हैं। इसी तरह जो लिपि है उसका सर्वप्रथम जो उल्लेख है, लिपि शब्द का उल्लेख, वो पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। हमने आज बात की प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की। हमने संक्षेप में बात की आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की, जिसका समय 1100 ईस्वी से अब तक माना गया है। अगली परीक्षा में हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं पर विस्तार से बात करेंगे और परीक्षापयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों को समेटने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।